नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग संगम युग का पार्ट 3 देखने वाले हैं। और इसके पहले संगम युग के बारे में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ना देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में ये इसका आखिरी पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की, जहाँ पर मैंने पूरा डिटेल से सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला देख लेते हैं कि ब्राह्मणों के पश्चात दोस्तों वेल्लार वर्ग का स्थान था। कल के वीडियो में परसों के वीडियो में हमने देखा था कि जो इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था तो वो ब्राह्मणों का था। ठीक है, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। और मैंने बताया था कि ब्राह्मणों की जो अगर कोई हत्या करता था तो वो सबसे बड़ा पाप माना जाता था। ठीक है, और उसके लिए बहुत बड़ी उनको सज़ा भी दी जाती थी। और इसके पहले भी हमने देखा था कि जो उस समय के ब्राह्मण थे वो मीट मछली मांस का भी सेवन करते थे। ठीक, आज हम उसके बाद देखेंगे कि ब्राह्मणों के बाद अगर किसी का स्थान मिलता है संगम युग में तो वो है वेल्लार वर्ग का। तो चलिए देख लेते हैं। ब्राह्मणों के पश्चात वेल्लार वर्ग का स्थान था। पेशा इनका कृषि था। व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहते थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि व्यापारी वर्ग को क्या कहते थे, तो वेनिगर कहा जाता था। और जो आपका वेल्लारी वर्ग था वो मेनली आपका कृषि से संबंधित था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दास प्रथा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। आपको संगम युग में दोस्तों दास प्रथा के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तोलकप्पियम ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। प्रणय विवाह की मान्यता पंचतीर्ण, यानी आप देखोगे तोलकप्पियम मैंने आपको बताया था। तोलकप्पियम क्या है, तमिल व्याकरण है। ठीक है, उसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। ठीक, गंधर्व हो गया, असुर विवाह हो गया, ठीक है, ब्राह्मण विवाह हो गया। ठीक, तो इस तरह से टोटल 8 प्रकार के विवाह उसमें बताए गए हैं। और एक विवाह प्रणय विवाह की मान्यता बताई गई है, उसको जो है बोला जाता था पंचतीर्ण, यानी प्रणय विवाह को पंचतीर्ण बोला जाता था। इसमें हम लोग टू द पॉइंट केवल फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहें तो कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टू द पॉइंट फैक्ट यही आपके एग्जाम्स में आते हैं, यही पूछा जाता है, इसके अलावा बाहर से नहीं आता है। ठीक है, चलिए संगम युग में बात करें, मुख्य खाद्यान्न क्या था, तो दोस्तों चावल था। दूध में मिलाकर सांभर बनाते थे। यानी आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आज के समय में भी आप देखो कि अगर आप साउथ इंडिया जाते हो तो साउथ इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है, मेनली आपको चावल खाया जाता है वहाँ आज भी। ठीक है, तो वही चीज़ पहले भी था कि मुख्य खाद्यान्न यानी मेन सीरियल्स जो था वो आपका क्या था, चावल था। ठीक है, चावल खाते थे। सॉरी, दूध में मिलाकर दोस्तों सांभर बनाते थे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, दूध में मिलाकर सांभर बनाते थे। पुलायन चारपाई चटाई बनाने का कार्य करते थे। तो पुलायन किसको कहा जाता था, जो चटाई या चारपाई बनाते थे उन्हें दोस्तों पुलायन कहा जाता था। ठीक है, एनियर जो है शिकारियों की एक जाति थी। एनियर क्या था, शिकारियों की एक जाति थी। एक सेकंड दोस्तों, पानी पी लूं। सॉरी। तो मुख्य खाद्यान्न चावल था। दूध में मिलाकर ये लोग सांभर बनाते थे। पुलायन मैंने बताया चारपाई चटाई जो बनाने का काम करता था उसे दोस्तों हम लोग पुलायन बोलते थे। एनियर जो है शिकारियों की एक जाति हुआ करती थी। मलबर किसे बोलते थे, तो लूटपाट करने वाली जो जाति होती थी उसको मलबर बोलते थे। और एनियर जो है शिकारियों की एक जाति थी। तो एनियर क्या थी, एनियर एक शिकारियों की जाति थी। और आपके चारपाई आरपाई जो बनाते थे उनको क्या बोला जाता था, पुलायन बोलते थे। ठीक है, जो नर्तक यानी नर्तकिया यानी डांसर्स जो हुआ करते थे उनको पारण कहा जाता था। ठीक है, पारण कहते थे। और जो गायक होते थे उनको विडलियर कहा जाता था। आपसे सीधा पॉइंट प्रश्न में ये पूछा जाता है कि गायकों संगम युग में गायक को क्या कहा जाता था, तो आप याद रखिएगा विडलियर कहा जाता था। ठीक है, मचेलियर ओवायर कवित्रियों का वर्णन, यानी उस समय हम ये भी देखते हैं कि उस समय में जो महिलाएं थी वो बहुत ज़्यादा शिक्षित होती थी, पढ़ी लिखी होती थी।
हाँ, सभी नहीं शिक्षित होती थी, लेकिन कुछ शिक्षित होती थी जिन्हें हम लोग मचेलियर या ओवेयर बोलते थे, और ये एक तरह से शिक्षित महिलाओं के नाम है। ठीक है। कौवा जो है शुभ पक्षी माना जाता था दोस्तों। कौवा को क्या बोलते थे? ये शुभ पक्षी बोला जाता था, माना जाता था। जैसा आज भी कहीं कहीं पर माना जाता है कि कौवा जो है किसी के आने जाने, अगर कौवा आपके घर में आकर बोल देता है तो आप ये मान के चलते हो कि कोई आपके घर में आने वाला है। उस समय भी ऐसा ही था कि कौवा को शुभ पक्षी इसीलिए माना जाता था क्योंकि वो किसी के आने की जानकारी देता था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं समाधियों में पत्थर गाड़ना, वीरगल या वीर प्रस्तर। एक चीज़ हमें यहाँ पे भी ये भी देखने को मिलती है, जो समाधियाँ होती थी वहाँ पे उस जगह पे ये लोग पत्थर गाड़ दिया करते थे। ठीक है। और पत्थर में मेनली कुछ चीज़ें आप अपना अंकित कर देते थे, जिससे इनके जो पूर्वज एंसेस्टर्स होते थे उनके बारे में इनको जानकारी मिल जाती थी, और उसको वीरगल या वीर प्रस्तर भी बोला जाता था। यानी समाधियों में जो पत्थर गाड़ देते थे उसको वीरगल या वीर प्रस्तर बोलते थे। ठीक है। किसान वेल्लार, इनके प्रमुख वेल्लिर, और उस समय किसानों को वेल्लार कहा जाता था, और इनके जो प्रमुख होते थे, किसानों के प्रमुख जो होते थे उनको वेल्लिर कहा जाता था। किसानों के जो किसान होते थे उनको क्या बोलते थे? वेल्लार बोलते थे, और इनके जो प्रमुख यानी इनके घनिष्ठ होते थे उनको हम लोग वेल्लिर बोलते थे। ठीक है। निम्न वर्ग की महिलाएं को कडाइसीवर बोला जाता था। इनका कार्य होता था खेती करना। यानी जो निम्न वर्ग की महिलाएं हुआ करती थी उनको हम लोग कडेसियर बोलते थे। ठीक है। कडेसीवर। ठीक है। और इनका प्रमुख कार्य जो दोस्तों रहता था वो कार्य रहता था इनका खेती करना। ठीक है। अगला है कोकई सालीवूर, पांड्य बंदरगाह थे उस समय। ठीक। कोकई सालीयूर ये आपके उस समय पांड्यों के बंदरगाह थे, और ये कोकई था ये मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। पत्तन बोले तो पोर्ट। ठीक है। पत्तन बोले तो पोर्ट। ठीक। तो यानी जो कोकई था वो एक तरह से मोती जब ढूंढते थे तो उसका जो है एक प्रमुख पोर्ट था। और आपका ये सालीवूर भी उस टाइम, ये पांड्य शासकों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कोकई सालीवूर जो है पांड्यों के बंदरगाह थे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अरिकामेडु। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। अरिकामेडु चोल बंदरगाह। अरिकामेडु क्या था? चोलों का बंदरगाह था। ये जो है रोम के साथ व्यापार देखने को मिलता है। अन्य नाम इसका पेडोक पेरिप्लस में। अब आप समझिए अरिकामेडु क्या था? चोल बंदरगाह था। अरिकामेडु से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि इनका जो व्यापार, किनका? चोलों का जो व्यापार था ये आपका रोम के साथ भी होता था। ठीक है। और इसी अरिकामेडु को पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी एक बुक है जिसमें से ये बताया गया है कि ये जो है इसका दूसरा नाम पेडोक बताया गया है। किसका? अरिकामेडु का दूसरा नाम पेडोक बताया गया है। ठीक है। रोम के साथ व्यापार करते थे, और अन्य नाम इसका पेडोक पेरिप्लस में मिलता है। अगला है हिप्पोलस। हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के माध्यम से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। तो हिप्पोलस संगम युग में एक चीज़ की भी हमें जानकारी मिलती है कि हिप्पोलस ने जो है सीधे समुद्र पार करने की एक विधि बताई थी। ठीक है। सीधे समुद्र किस तरह से पार करना है? मानसूनी हवाओं के माध्यम से, यानी जिधर को मानसूनी हवाएं चल रही हो, और मानसूनी हवाओं चलते हुए भी अगर आपको सीधे समुद्र पार करना है तो इसकी विधि इन्होंने बताई थी हिप्पोलस ने। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं प्राचीन देवता इनके मुर्गन थे, बाद में सुब्रहाण्य। अच्छा, संगम युग में जो प्राचीन देवता थे उनको दोस्तों मुर्गन बोला जाता था। ठीक है। मुर्गन का जो प्रतीक होता था, मुर्गन का प्रतीक मतलब मुर्गा माना जाता था। ठीक है। मुर्गन का प्रतीक क्या था? मुर्गा था दोस्तों। और इनका अस्त्र जो था बर्छा था। इनका अस्त्र बर्छा था। और ये जो प्राचीन देवता मुर्गन थे इनको बाद में दोस्तों सुब्रहाण्य कहा जाने लगा। ठीक है। बाद में क्या कहा जाने लगा? सुब्रहाण्य। और इसके पहले प्राचीन देवता को मुर्गन कहा जाता था। ठीक है। तो इस वीडियो में आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगम युग में सबसे प्रमुख रूप से अगर किसी का वर्चस्व यानी कोई डोमिनेंट सबसे ज़्यादा था वो आपका ब्राह्मण वर्ग था। इसके बाद कोई आता है तो वो आपका वेल्लारी वर्ग आता है। वेल्लार वर्ग का मुख्य रूप से काम क्या रहता है? इनका प्रमुख रूप से काम रहता है क्या? कृषि करना। ठीक। और इनके जो है पांड्य शासकों के हमें दो बंदरगाह देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको बता दिए कौन कौन से, कोकई सालीयूर, और जिसमें से कोकई से मोती ढूंढने वाला काम जो होता था, मोती ढूंढने का बंदरगाह एक प्रमुख रूप से था। और अरिकामेडु जो है एक प्रकार का जो बंदरगाह था। अरिकामेडु
जो था उससे हमको मिलते चोल बंदरगाह था और इसके रोम के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और पुलयन जो थे चारपाई चटाई बनाने काम करते थे। नर्तक नर्तकियाँ पारण गायक पारण होते थे, इनको नर्तक नर्तकियों को पारण बोला जाता था। गायक को विडेलियर कहा जाता था। मुख्य खाद्यान्न चावल था। दास प्रथा के प्रमाण नहीं मिले, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा कि हमें संगम युग में दास प्रथा के दोस्तों प्रमाण नहीं मिलते हैं। तोलकाप्पिय में 8 प्रकार के विवाहों को बताया गया है। कौवा को शुभ पक्षी माना गया है। निम्न वर्ग की महिलाओं को कडेसीवर बोला जाता था। हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के माध्यम से ये बताया था कि समुद्र को सीधा कैसे पार करना है। प्राचीन देवता मुर्गन थे, बाद में इनको सुब्रमण कहा गया है। मुर्गन का प्रतीक चिन्ह मुर्गा है, अस्त्र जो है बर्छा है। ठीक है, ये पॉइंट आपके हो गए। प्रमाण विवाह की मान्यता को पंचत्रिनय बोला गया है। लूटपाट करने वाली जाति को मलबर बोला जाता था। एनियर शिकारियों की एक जाति होती थी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने देख लिए। किसान को वेलार बोलते थे, इनके प्रमुख वेलियर कहा जाता था। ठीक है, तो इस टॉप पॉइंट इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके बाद अगला वीडियो जो होगा हमारा गुप्ता एम्पायर के बारे में होगा, गुप्त साम्राज्य के बारे में होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।